नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शारदा सरोहा गोयत। खबरों की शुरुआत करते हैं सियासी खबरों के साथ। विवादित बयान देने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सत्ती पर नालागढ़ के रामशहर थाने में एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी रिपोर्ट सोलन डीसी ने इलेक्शन कमीशन को भेज दिया और सत्ती को नोटिस जारी करके 24 घंटे के भीतर जवाब मांगा गया है। देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो भरी सभा में राहुल गांधी पर विवादित टिप्पणी के बाद अब भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस मामले में उपायुक्त सोलन विनोद कुमार ने सतपाल सत्ती के खिलाफ नोटिस भेजा है। इसके साथ ही 24 घंटे के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है और जवाब न मिलने की सूरत में कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। ये जो भी कुछ उन्होंने बोला है, जो कि कंप्लेंट में लिखा है, वो थाना रामशहर पुलिस डिस्ट्रिक्ट बद्दी से रिलेटेड है। वहाँ पे किसी पब्लिक मीटिंग में उन्होंने इस तरह कुछ बात बोली है। तो क्योंकि रामशहर पुलिस स्टेशन का एरिया पुलिस डिस्ट्रिक्ट बद्दी में पड़ता है, तो हमने आज वो कंप्लेंट यहाँ से एसपी बद्दी पुलिस डिस्ट्रिक्ट बद्दी को यहाँ से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन के लिए भेज दी है। आपको बता दें कि सतपाल सत्ती ने एक जनसभा में राहुल गांधी को लेकर अभद्र टिप्पणी की। इस देश का चौकीदार चोर है, अगर तू बोलता तो। जिसके बाद कांग्रेस ने इस बयान पर आपत्ति जताई। वहीं अब डीसी सोलन ने मामले में नोटिस भेज दिया है। हालांकि जवाब न देने की सूरत में सत्ती की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। इतना ही नहीं, उपायुक्त ने एक रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन को भी भेजी है, जिसमें इस पूरी घटना की जानकारी दी गई है। उपायुक्त सोलन ने सख्त कदम उठाकर उन नेताओं पर भी नकेल कसी है जो अभद्र टिप्पणियां करके सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। सोलन से कीर्ति कौशल, न्यूज 18 हिमाचल। वहीं सत्ती के विरोध में कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। सत्ती के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और पुतला फूंका। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, शिमला, हमीरपुर और ऊना की तस्वीरें। वहीं ऊना में प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हो गई। और भाषा की मर्यादा तार तार करने वाले नेताओं के बचाव में उनके साथी भी उतर रहे हैं। कोई विरोधियों को नसीहत दे रहा है, कोई मीडिया को, लेकिन बिगड़े बोल पर माफी तो छोड़िए, उसे गलत बताने वाला सियासी गलियारों में दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। मुझे लगता है कांग्रेस को भी और बाकी राजनीतिक दलों को भी भाषा की बजाय इतना संयम रखना चाहिए भाषा पर कि आप नीतियों पर बात तो करो, व्यक्ति पर क्यों करते हैं। तो मुझे लगता है शुरुआत कहीं ना कहीं से गलत हुई होगी और कहीं ना कहीं उसमें फिर आगे बढ़ता है। और कई जगह मीडिया भी मिसकोट करता है, तो पूरे बयान को जरूर दिखाना चाहिए। किसी का बयान भी हो तब जाकर सच्चाई सामने आती है। जहाँ तक वो कहते हैं कि सतपाल सिंह सत्ती ने गाली दी है, कुछ दिया है, वो कंटेंट तो हमको बताया नहीं कि उन्होंने गाली में क्या कहा है। जहाँ तक बार बार यही आ रहा है कि मीडिया में कि जी उन्होंने गाली दी है, अब ये केवल कहने से नहीं होगा, वो कंटेंट हमारे सामने लाएं कि उन्होंने कहा क्या है। मुझे लगता है कि हमारे अध्यक्ष जो है 3 बार के एमएलए हैं और पार्टी में बड़े वरिष्ठ हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, विद्यार्थी परिषद से निकले हैं, तो वो असभ्य और अमर्यादित भाषा को कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन हम कांग्रेस पार्टी को यह एक नसीहत देना चाहते हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं को और अपने अध्यक्ष को ये समझाएं कि वो देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द, अमर्यादित शब्द और अनपार्लियामेंट्री शब्दों का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा वो दूसरों से अच्छे शब्दों की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, ये हमारा कहना है। चुनाव में तो साम दाम दंड भेद और निश्चित रूप से ये सारी बातें हैं। वहीं नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सतपाल सत्ती के प्रचार पर रोक लगाने की मांग उठाई है। अग्निहोत्री की माने तो चुनाव आयोग ऐसे नेताओं के प्रचार पर बैन लगा रहा है, तो सत्ती पर भी लगना चाहिए। सत्ती को जो है कैंपेन से जो है अलग किया जाए, उनका कैंपेन रोका जाए। जब पूरे देश में ऐसा संभव है और हो रहा है, चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और कई लोगों को
चुनाव प्रक्रिया से अलग किया है और उनके चुनाव पे रोक लगाई है। सतपाल सत्ती के राहुल गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी के आरोपों के बाद कांग्रेस नेता सत्ती के खिलाफ सोशल मीडिया पर गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में वीरभद्र सरकार में एडिशनल एडवोकेट जनरल रहे विनय शर्मा ने सत्ती की जुबान काटकर लाने वाले को 10 लाख रुपए इनाम देने का पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल दिया। इसके विरोध में ऊना बीजेपी युवा मोर्चा ने विनय शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी। वहीं सतपाल सत्ती ने विनय शर्मा की टिप्पणी को फतवा प्रणाली बताया। विनय शर्मा एडवोकेट हैं धर्मशाला से। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अभद्र टिप्पणी सतपाल जी के बारे में कही थी, जिसमें उन्होंने आम पब्लिक को इंस्टिगेट किया था, अलर्ट किया था कि जो भी सतपाल जी की काली जुबान को काट कर लाएगा उसको 10 लाख रुपया मैं इनाम में दूंगा। और SP साहब ने आश्वासन दिया है कि कानून के दायरे में जो भी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा। उस एडवोकेट को भी मैं जानता हूँ कितने पानी में है, और उसके साथ साथ वो किस तरह की चाटुकारिता करके एडिशनल एडवोकेट जनरल बने थे, जो मैं सब जानता हूँ। भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश, उनके खिलाफ फेसबुक पे किसी ने अभद्र टिप्पणी की है, जिसके आधार पर पुलिस ने पुलिस थाना ऊना में मुकदमा दर्ज किया और पुलिस आगे की जांच कर रही है। उधर विनय शर्मा के खिलाफ प्रदेश बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी शिकायत दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में दी गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि विनय शर्मा सत्ती को धमकी दे रहे हैं और शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचाने की बात कही गई है। हिमाचल प्रदेश में दिशाहीन और मुद्दाविहीन हो गई है। अपनी हार सामने देख करके इस हद तक बौखला गई है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को एक धमकी दी गई। उनका अंग भंग करने के लिए, उनका अंग काटने के लिए कांग्रेस के नेता 10 लाख रुपए तक की सुपारी दे रहे हैं। हमारा चुनाव आयोग से निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से कांग्रेस राजनीति में अपराधीकरण की तरफ अग्रसर है, उसे रोका जाए। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर विरोधियों के निशाने पर आए सतपाल सत्ती एक और विवाद में घिर गए हैं। इस बार मामला डेरा राधा स्वामी सत्संग ब्यास पर टिप्पणी को लेकर है। सत्ती पर आरोप है कि उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा था कि डेरा ब्यास चुनाव के दौरान पैसा मांगता है। उनकी इस टिप्पणी को लेकर शिमला के ढली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। वहीं हिमाचल कांग्रेस को सत्ती पर हमला बोलने का एक और मुद्दा भी मिल गया है। इससे न केवल हिमाचल प्रदेश शर्मसार हुआ है, बल्कि हर जो हिमाचल प्रदेश का नागरिक है उनका सर जो है शर्म से झुके। सतपाल सत्ती जी को पद से हटाया जाए और सार्वजनिक रूप से मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है माफी मांगे। राधा स्वामी से सत्संग ब्यास से जो लोग जुड़े हुए हैं, उन्होंने उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी की है। राधा स्वामी सत्संग व्यास से जुड़े हुए लोगों का राजनीति से क्या लेना देना। राधा स्वामी समाज पे जो टिप्पणी की है वो भी बहुत अशोभनीय है। हम इस समाज का बहुत सम्मान करते हैं। भाजपा के अध्यक्ष को इसमें भी समय रहते माफी मांग लेनी चाहिए। वहीं सतपाल सत्ती ने डेरे के मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस डेरा ब्यास को खरीदने की कोशिश करती आई है। इस चुनाव में मैं और अनुराग जी वहाँ पर गए थे, तो आज भी वो याद करते हैं कि हम बीजेपी का ये आसान नहीं भूल सकते कि आप लोगों ने हमें बार बार की परमिशनों से निजात दिलाई। और हम लोग तो मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, डेरे, इनके मामलों में हम लोग की क्या पॉलिसी है बीजेपी की, हम लोग स्वयं जानते हैं। और यही वो लोग हैं जो ऐसे लोगों का भी ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं चुनावों के दिनों में। और चलिए अब बात करेंगे डलहौजी के लंगेरा गांव की, जो बदहाली से परेशान है। ये गांव जम्मू कश्मीर के साथ लगता है और शायद यही बात इस गांव की बदहाली की जिम्मेदार भी है। अगर डिजिटल इंडिया की हकीकत किसी को देखनी है तो इस गांव में जरूर आए। लोकसभा चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन हिमाचल के कुछ इलाकों में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चुनावों के बहिष्कार का मन बना चुके हैं। दरअसल डलहौजी के गांव लंगेरा में मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है और ऐसे में स्थानीय लोगों ने चुनावों से दूरी बनाने का मन बना लिया है। मैं लगातार 2000 से प्रधान बनता आ रहा हूं। मैं
जबकि मेरा जो लास्ट लंगेरा गांव है वो जो एक गांव ऐसा है कि अभी भी अगर दिसंबर से लेकर अप्रैल तक बर्फबारी से बंद पड़ा हुआ है। रही सिग्नल की बात, जैसे BSNL की बात रही, हमने प्रस्ताव के माध्यम से हर सरकार डिपार्टमेंट, सेंटर सरकार हो चाहे हिमाचल सरकार हो, बारंबार कई बार हर साल इनको प्रस्ताव भेजते रहे, पर अमल में कोई बात नहीं आ सकी। गांव में BSNL के टावर तो पिछले 15 सालों से लगे, लेकिन ये टावर शुरू नहीं हो पाए और इन हालात में लोगों को एक फोन कॉल के लिए 15 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, और वो भी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में। इलेक्शन आया, किसी को वोट नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? हमारे बच्चे के बारे में किसी ने नहीं सोची। हमारे नेटवर्क दो, हमारे बच्चे की भविष्य में सोचो, तभी वोट देंगे, नहीं देंगे। हमारा लंगेरा गांव दुनिया से कट के आए। प्रधानमंत्री आज तक हमें पता नहीं है कि डिजिटल इंडिया है क्या। नेटवर्क हमारे पास नहीं है, फोन सुविधा हमारे पास कोई भी नहीं है, तो हमें क्या मालूम है कि कैसे डिजिटल हुआ। मान लो कोई डिलीवरी होती है तो हमें अगर फ़ोन करना होता है 108 पे, तो हम फ़ोन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फ़ोन करने के लिए हमें 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। यहाँ से कोई भी हादसा हो जाता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे यहाँ से कई बार भेड़ बकरी चोरी हुई, तो जब गद्दी पुलिस को रिपोर्ट करते हैं तब तक वो बाउंड्री क्रॉस कर जाते हैं। मुश्किल बस इतनी होती तो भी ठीक था। गर्भवती महिलाओं के लिए एम्बुलेंस नहीं पहुंचती, बच्चे सरकारी से लेकर किसी भी तरह के फॉर्म नहीं भर सकते। केंद्र सरकार बातें डिजिटल इंडिया की करती है, लेकिन ये गांव सालों से अपनी हालत पर आंसू बहाने को मजबूर है और अब लोगों का गुस्सा चुनावों पर निकल रहा है और गांव वाले मांग कर रहे हैं कि लिखित आश्वासन के बाद ही वो अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। चंबा से हेम सिंह ठाकुर, न्यूज़ 18 हिमाचल। और नेता ऐप पर हमने पूछा था कि क्या रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा को टक्कर दे पाएंगे अरविंद शर्मा। हाँ के जो जवाब आए हैं वो 35.76% आए हैं, वहीं ना के जवाब में 64.24% जवाब आया है। वहीं ना बता पाने की जो बात है उसके लिए 0% किया है। एक आंकड़े अगर हम बताएं तो 6320 वेरीफाइड वोटर्स से नेता ऐप के जरिए इकट्ठे किए गए हैं, जिसमें नेता ऐप के जरिए, फोन कॉल के जरिए और डोर टू डोर सर्वे के जरिए आंकड़े जुटाए गए हैं। आप भी हमारे रोज के सवाल का नेता ऐप पर जवाब दे सकते हैं, इसीलिए अपने फोन पर नेता ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट से पहले अपने उम्मीदवार की रेटिंग को चेक कीजिए। और आय से अधिक संपत्ति मामले में वीरभद्र सिंह को बड़ी राहत मिली है। लोअर कोर्ट में सीबीआई जांच से संबंधित गवाहियों पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट में वीरभद्र सिंह की तरफ से सीबीआई कोर्ट में चल रहे ट्रायल के खिलाफ एक रिट पिटीशन लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि जिन मामलों की जांच हो चुकी है सीबीआई द्वारा उन मामलों को कोर्ट में रखा जा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि लोअर कोर्ट फिलहाल उन गवाहों के बयान ना करवाए जो कि सीबीआई की हिमाचल इन्वेस्टिगेशन से संबंधित नहीं है। अब इस मामले में सितंबर महीने में सुनवाई होगी। उधर चूड़धार में फंसे ट्रैकर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों ट्रैकर्स को रेस्क्यू किया गया। देहरादून से आए ये ट्रैकर्स जिन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है, और बता दें कि मध्य प्रदेश के ये युवक थे। परिजनों ने हेलीकॉप्टर भिजवाया था और देहरादून से आए इन हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन्हें रेस्क्यू किया गया है। ट्रैकर्स में से एक युवक एमपी का रहने वाला है। खराब मौसम की वजह से दरअसल ये लोग रास्ता भूल गए थे, इनसे कांटेक्ट टूट गया था और आखिरकार इन्हें सकुशल रेस्क्यू किया गया। खबर पर अपडेट के साथ सहयोगी पंकज शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े हैं। पंकज, ये बताएं कि किस तरह की चुनौती सामने आ रही थी इन्हें रेस्क्यू करने में और आखिरकार किस तरीके से कामयाबी मिली? जी, पिछले 24 घंटे से जो है वो जो रेस्क्यू टीम थी, जिसमें पुलिस और वन और राजस्व विभाग के साथ में स्थानीय लोग कशमकश कर रहे थे, तो वहाँ पे ग्लेशियर्स है और घने जंगल है, तो उसमें इन दोनों ट्रैकरों को, लापता ट्रैकरों को जो ट्रेस करना है वो बहुत बड़ी चुनौती इसमें बना हुआ था। तो उसके बाद जो है जब सफलता हाथ न आती दिखी और लोकेशन जो मिली थी गूगल की, उसके बाद भी उनको ट्रेस करना जब मुश्किल हुआ, तो फाइनली जो वो लापता युवक है उनके परिजनों ने जो है वो एक प्राइवेट चॉपर को हायर किया, जिसकी सहायता से जो है दोनों युवक भी और युवती को भी सकुशल जो है वो रेस्क्यू करके देहरादून पहुंचाया गया है।
जी। और अभी हाल ही में जो युवक जो लापता थे उनके भाई देवेंद्र से हमारी बात हुई है, तो उन्होंने कहा कि लैंडिंग के बाद दोनों ही जो है वो बद्दी के लिए रवाना हो गए। जी शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी के लिए। तो चूड़धार में ट्रैकर्स फंसे थे, उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि परिजनों ने हेलीकॉप्टर भिजवाया और इसी हेलीकॉप्टर के जरिए दोनों ट्रैकर्स को रेस्क्यू किया गया। आगे बढ़ते हैं, बता दें कि सर्दी हो या गर्मी, हिमाचल के पहाड़ और वादियां हमेशा से ही आकर्षित करती रही हैं और अब तो मैदानी इलाकों का तापमान बढ़ने लगा है। ऐसे में सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं और समर टूरिस्ट सीजन के शुरू होते ही पर्यटन नगरी मनाली में पर्यटकों की भारी तादाद देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल के पहाड़ों की खूबसूरती से कौन वाकिफ नहीं है। पहाड़ चाहे बर्फ से ढके हों या मौसम गर्मी का हो, देश के कोने कोने से सैलानी यहाँ वादियों और घाटियों में घूमने आते हैं और ये पहाड़ उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। जिक्र पर्यटन नगरी मनाली का करें तो सैलानियों की भीड़ यहाँ सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। समर टूरिस्ट सीजन शुरू हो चुका है और लोग गर्मी से निजात पाने के लिए मनाली का रुख कर रहे हैं। मनाली पूरी तरह से पर्यटकों से गुलजार हो गई है। टेम्परेचर काफ़ी ठंडा है, अच्छा मौसम है। हम एक हफ्ते से हैं यहाँ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अनुभव बहुत अच्छा रहा क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल है, फ्रेंडली हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। सो हमारे साथ जो लोकल टीम थी उनने काफ़ी माउंटेनियरिंग के भी एक्सपेडिशंस किए हैं। सो फॉर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। बर्फ बहुत अच्छा है। पर्यटन स्थल सोलंग नाला तो हमेशा से ही पर्यटकों की पसंदीदा जगह रहा है। पर्यटक यहाँ पहुंचकर साहसिक गतिविधियों का भी लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा पर्यटक मनाली के आसपास की पहाड़ियों में भी ट्रैकिंग का खूब मजा ले रहे हैं। मनाली से सचिन शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।